नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर अपना स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बारे में। बीजेपी के एक ऐसे दिग्गज नेता जिनका एक अलग ही नाम और रुतबा है, महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना नाम है, वहीं अपनी फैसलों को लेकर, अपनी साजिशों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं देवेंद्र फडणवीस। एक वक्त वह मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन आज के समय में वह उप मुख्यमंत्री के पद पर है। ऐसे में देखा जाए हर किसी के मन में कई बड़े सवाल हैं कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के पद पर एक वक्त रखा गया, लेकिन अब बीजेपी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर रखा है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे में देखा जाए तो अब मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, जिनके साथ मिलकर वह अब मंत्रिमंडल के विस्तार पर जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में जो सरकार गिरी है वो महाविकास आघाड़ी सरकार गिरती हुई नजर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 29 जून की रात लाइव आकर उन्होंने ऐलान किया था और 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर अगर बात की जाए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में, तीनों के नेतृत्व में इस वक्त कई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी हैं जो काफी ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं आए अमित शाह को, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि देवेंद्र फडणवीस को अब डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे सहयोगी अबरार से। अबरार, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप यहां पर बता सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का जो राजनीतिक करियर रहा है वो कितना शानदार रहा और उसमें काफी ज्यादा अहम भूमिका अमित शाह ने निभाई है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस लगातार 90 के दशक से जो है, पहले तो वो एबीवीपी से जुड़े एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते अभी तक वो नजर आ रहे हैं। 90 के दशक की अगर मैं बात करूं तो उस समय जो प्रचार का एक माध्यम होता था, दीवार को रंग रोगन करके उस पर प्रचार किया जाता था, बड़े बड़े नेताओं के जो चित्र बनाए जाते थे, वहाँ से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और आज वो महाराष्ट्र के सीएम की गद्दी तक पहुँच गए हैं। वहीं बात करूं मैं तो नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर के तौर पर अगर कोई जाना जाता है तो वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है और महाराष्ट्र में भी उनका नाम सबसे कम उम्र के मेयर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए कि वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के इतने पसंदीदा लीडर कैसे बन गए, तो उसकी वजह ये भी है कि उनके जो पिताजी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और वो विधान परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी के समय जब उनके पिता जब राजनीति में एक्टिव थे और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय देवेंद्र फडणवीस जो है वो इंदिरा गांधी के नाम से के स्कूल चला करता था, उसमें पढ़ा करते थे। लेकिन उनके पिताजी ने इमरजेंसी का जैसे फैसला लिया गया तो उनके पिता को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उनका वहाँ से दाखिला कटवा करके किसी और स्कूल में उनका नामांकन करवा दिया। तो ये सारी जो जानकारी है देवेंद्र फडणवीस के बारे में है और देवेंद्र फडणवीस अब जो महाराष्ट्र में बीजेपी के एक चहेते लीडर के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके मध्य मुकाबिल कोई और लीडर भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में फिलहाल तो नहीं है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उनका राजनीतिक सफर काफी ज्यादा शानदार है। हाल ही में हमने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो शपथ ग्रहण रखा गया और उस वक्त जब देश की 15वीं महामहिम द्रौपदी मुर्मू शपथ ले रही थी, उस दौरान की तमाम तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हम सभी ने देखा कि पहली पंक्ति में ही देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आए हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इसी पंक्ति में बैठे हुए नजर आए प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। तो ऐसे में देखा जाए उनका पद पता चलता है कि इस बीजेपी पार्टी में उनकी अहमियत कितनी बड़ी है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनको हमेशा ही आगे रखते हैं, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि देखा जाए बीजेपी हर ओहदे में शिंदे गुट से ऊपर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि
अमित शाह ने यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी नाराजगी को तो जाहिर नहीं किया है, चाणक्य वह कहे जाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ पर जो फैसले हैं वो काम नहीं आ सके। तो आपको क्या लगता है वाकई में क्या अमित शाह की बात को आगे फ्यूचर में माना जा सकता है? देखिए, अमित शाह की नाराजगी इस वजह से हो सकती है क्योंकि बीते जो कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं चूक की थी और जनता भी उनसे नाराज जो नजर आ रही थी। जनता भले ही अमित शाह के नेतृत्व को पसंद कर रही थी, मोदी के नेतृत्व को पसंद कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर देवेंद्र फडणवीस से जनता जो है वो खफा नजर आ रही थी। साथ ही अगर मैं बात करूं अमित शाह की नाराजगी की तो उनकी एक नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है कि कार्यकाल जो है उनका वो ज़्यादा सफल नहीं रहा था। दूसरे कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी जो भारतीय जनता पार्टी में वो बेहतर है क्योंकि वो मात्र 2 बार के विधायक थे, तभी उनको सीएम के चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में पेश किया गया था। और ये एक बड़ी बात होती है किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए कि 2 बार उसने एमएलए की सीट हासिल की हो, उसके बाद उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर ऐसा भी आया जब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, उस वक्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्तीफा देने की जो स्थिति पैदा हुई थी अंदरूनी खाने से, एक तरीके से उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही थी उसको लेकर के नेतृत्व ने, जो पार्टी हाई कमान है, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांगा और उन्होंने पार्टी हाई कमान की बात को रखते हुए अपना इस्तीफा भी सौंपा, जैसा कि उन्होंने इस समय किया है। उनको पार्टी हाई कमान के द्वारा डिप्टी सीएम का पद दिया गया, उन्होंने चुपचाप से उन सारे फैसलों को स्वीकार लिया। हालांकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहने के बाद डिप्टी सीएम के पद को संभालना एक तरीके से नागवार गुजरता है और कोई भी लीडर जो है वो तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की यही खासियत है कि वो पार्टी हाईकमान की तमाम बातों को सराखों पर रखते हैं और इसी वजह से पार्टी हाईकमान उन पर हमेशा भरोसा जताती है। अबरार, अगर यहाँ पर गौर किया जाए एकनाथ शिंदे की तरफ, उन्होंने कहा है कि 2.5 साल का जो कार्यकाल रह गया है वह पूरा करके दिखाएंगे और आने वाले समय में भी एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन से सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है? फिलहाल तो रणनीति को देखते हुए यही दावा किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या वाकई में शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ से ही? देखिए, एकनाथ शिंदे की जहाँ तक कार्यकाल की बात है तो कार्यकाल पूरा कर सकेंगे, लेकिन अगर एक तरीके के तालमेल बिठा करके अगर सरकार वो आने वाले दिनों में चला पाते हैं और कोई बेहतर ढंग से फैसला ले पाते हैं जनता के हित में, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, तभी जनता उनको दोबारा से अपने मत का इस्तेमाल करके सत्ता पर दोबारा विराजमान कर सकती है। अगर इस अभी की बात करें वर्तमान स्थिति की, तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि जनता उनको दोबारा चुनना चाहेगी। आपको बता दें कि एक वक्त देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि साल 2029 में महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री कोई बनेगा। तो आप क्या कहते हैं? उनका ये नारा काफी ज्यादा कई जगह पर न्यूज़पेपर्स में भी काफी ज्यादा प्रकाशित हुआ था और ऐसे में जब उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी तो क्या वाकई में आपको लगता है कि महाराष्ट्र से अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री कोई बन सकता है? क्या देवेंद्र फडणवीस ही वही नाम है? क्या अमित शाह की जो नाराजगी है, अभी तो उन्होंने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया कि वह अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए देखे गए हैं पार्टी में, जिस तरीके से हम सभी ने देखा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह यहां पर आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री बनाना काफी ज्यादा पसंद करेंगे? कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है इस वक्त और जेपी नड्डा ने, क्या इस फैसले के बाद अब अमित शाह की रणनीति कुछ और हो सकती है देवेंद्र फडणवीस के लिए? देखिए, 2029 की जहां तक बात है तो कोई ना कोई नया चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेश किया जाएगा और ये दावे जो किए गए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो उसमें कहीं ना कहीं दम होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जहाँ तक पीएम की रेस की बात है तो मुझे लगता है कि अभी उनको समय है, लेकिन इस तरीके के कयास आराई जो है लगाई जाती है लोगों के द्वारा। और अगर पीएम की रेस की बात करें तो फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी के मद्दे मुकाबिल कोई नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने की बात होगी जिस पर उन्होंने किसी तरीके से तबसरा किया है। फिलहाल देखा जाए तो अबरार ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है कि अब जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, ऐसे में देखा जाए देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में किस पद पर होते हैं। क्या वाकई में अमित शाह की जो नाराजगी है वो नाराजगी एक वक्त के साथ खत्म होती हुई दिखाई देगी? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी यहाँ पर अहम फैसले ले रही है और दावा किया जा रहा है कि बीते बुधवार के दिन दिल्ली दौरे पर जब पहुंचे एकनाथ शिंदे, अमित
शाह से उन्होंने मुलाकात की है और अब फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है। तकरीबन 40% फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और ऐसे में बीजेपी के खेमे से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को 29 मंत्री पद मिल सकते हैं और एकनाथ शिंदे को 14 मंत्री पद। आपकी क्या राय है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए? भविष्य में क्या कुछ उन्हें कोई शानदार पद मिल सकता है? क्या वाकई में यहाँ पर आप यहाँ पर डिप्टी सीएम के पद से सहमत है? या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।